हेलो दोस्तों, 10th बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों का स्वागत है। इसमें रोज़ होमवर्क दिया करेंगे। आज होमवर्क ग्रुप पर मिल गया है। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले सोल्व करेंगे, सवेरे ही इस क्वेश्चन को डाल दिया जाएगा और शाम को 7 बजे इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें आपसे जो गलतियां हुई होगी उसको सुधार सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखती है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझते हैं अच्छा से। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन होता क्या है। अम्ल और क्षार के मिलने से जो होता है लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या होता है, लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्वेश्चन था, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, मान लीजिए अम्लीय पहले जिसमें एच रहेगा वो अम्ल होगा, जिसमें बाद में ओ एच रहेगा उसको NaOH मिलेगा तो जो होगा NaCl, Na+ होगा, Cl- NaCl बनेगा और हरदम H2O बनेगा। तो क्या है, एक इसको क्या बोले, जिसमें पहले एच रहेगा उसको अम्ल कहेंगे। ये क्या हुआ, क्षार हुआ, जो बनेगा वो लवण होगा और क्या होगा, ये क्या है, जल। इस अभिक्रिया को क्या करें, उदासीनीकरण। पूछेगा लवण किसे कहते हैं, तो बोलेगा अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनता है लवण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और लवण का pH मान 7 हो जाता है, जो उदासीन होता है। इसलिए बोलते हैं अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण होता है। सभी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट होता है। उत्प्रेरक तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की गति को बढ़ाए घटा देता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्प्रेरक को समझना है तो ऐसे समझिए कि आप पढ़ रहे हैं, पिताजी आ गए डांटे तो आपकी पढ़ने की स्पीड तेज हो गई। वो तो पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ने की गति तेज हो गई। इससे क्या हो, पिताजी जो उत्प्रेरक हो गए। मान लीजिए आप पढ़ रहे थे, दोस्त आ गया, दोस्त खेलने लग चल गया, तो क्या हुआ, आप पढ़ रहे थे, पढ़ने की गति कम करते, भाग तो नहीं लिए लेकिन पढ़ने की गति दोस्त कम की, तो दोस्त का उत्प्रेरक का काम किया। याद रखिएगा, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा सकता है, क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है। इम्पोर्टेंट। 3 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रसायन नाम बनाने की विधि तथा उपयोग लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेकिंग सोडा के बारे में लिखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र। पहले लिखेंगे रासायनिक सूत्र। रासायनिक
सूत्र याद कर सकते हैं। रासायनिक सूत्र का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई खाना बनाती है, एक सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रेट होता है, NaHCO3 × 10H2O, वो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम होगा, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3। इसका नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। समझते हैं? अगला क्या है? पुलाव बनाने की विधि। इसको बनाया कैसे जाता है? प्रयोगशाला में बनाने की विधि। बनाने की विधि में याद रखिएगा 4 चीज़ से मिलकर बनता है। सोचिए, बेकिंग पाउडर डालते हैं, उसमें क्या नमक की मात्रा हो सकती है, नमक की मात्रा होती है, CO2 की मात्रा होती है जिससे रोटी फूल जाता है, जल की मात्रा होती है, और एक होता है अमोनिया की मात्रा होती है। इसको मिलकर कौन सा बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। लिखिए, जब नमक, जल, CO2 तथा Na3 की अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है? देखिए, इसका समीकरण कैसे लिखेंगे? कहें नमक, नमक NaCl होता है, प्लस जल H2 होता है, प्लस CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण टेयर फूलता है, CO2 होता है, और Na3 हो, Na3 बनेगा क्या? पहले तो बनेगा NaCO3, NaHCO3, और क्या निकलेगा? NH4Cl, NH4Cl। ये क्या हो गया? हमारा जो हो गया बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा हो गया। इसका उपयोग क्या करते हैं? तो रोटी को खाना को स्वादिष्ट बनाने में, रोटी को फुलाने में, और आग को बुझाने में। क्योंकि CO2 आ जाएगा तो CO2 कार्बन ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देगा, आग बुझ जाएगा। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, उपयोग लिखेंगे, उपयोग करते हैं खाना को स्वादिष्ट बनाने में, खाना को स्वादिष्ट बनाने में, स्वादिष्ट बनाने में, खाना को स्वादिष्ट बनाने। दूसरा, रोटी या पाव रोटी को फुलाने, रोटी या पाव रोटी को फुलाने में। तीसरा, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में। तीसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 4 नंबर क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कहता है किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, जैसे मान लीजिए, जिसे कहें संतुलित रासायनिक समीकरण Mg+O2 है, तो इसको संतुलित करेंगे तो MgO बनेगा। और कैसे होगा? 2 ऑक्सीजन है तो 2 लगाएं, तो संतुलित हो गया। तो कह रहा है इस बगल, इसको कहते हैं जो विक्रिया में भाग लेता है विकारक, इसको कहते हैं उत्पाद। तो विकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान का बराबर होता है, जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। देखिए, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान कुल
द्रव्यमान। अभिकारक का मतलब पहले में, इसको अभिकारक कहेंगे। अभिकारक कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान को बराबर होता है, कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या कहलाता है? इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे देख लीजिए 2 × mg द्रव्यमान 12 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान होता है 2, तो 12 दूना 24 और 16 दूनी 32, इसका 24 होता है। क्या होता है? mg का द्रव्यमान कितना? 24 हो गया ना, 48 और 32 क्या होगा? 80। इधर आया द्रव्यमान, इधर देखिए 2 mg का मान 24 हो गया, ऑक्सीजन का मान कितना हो गया? 16 हो गया। देखिए 2 × 24 और 16 जोड़े 40, क्या हो? 80। देखिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर आ गया, इसलिए इसको कौन सा कहते हैं? द्रव्यमान। समझ लीजिए, किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है संक्षारण को रोकने के लिए का कुछ उपाय बताएं। संक्षारण में क्या? जंग को रोकने का उपाय बताना है। जंग को रोकने का 2-3 उपाय है, देख लीजिए कौन क्या क्या उपाय हो सकता है। संक्षारण को रोकने का निम्न उपाय है। निम्न उपाय, पहला उपाय देखिए क्या है? तेल या ग्रीस लगा दीजिए, तेल या ग्रीस लगाकर, क्योंकि संक्षारण जो होगा ऑक्सीजन और जल के संयोग होने से होता है, तो तेल या ग्रीस लगा दीजिए तो जल वहाँ चिपकेगा नहीं, जल भाग जाएगा, तो संक्षारण नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? पेंट कर पेंट में क्या होता है? प्लास्टिक घुला होता है, इसके कारण उस पर जल नहीं जाएगा पेंट करके। तीसरा क्या होगा? जसद लेपन या जसद लेपन द्वारा, जस्तीकरण द्वारा। इसमें क्या करते हैं? जस्ता का जो होता है पानी चढ़ा देते हैं लोहार पर, जिससे जंग से बचा जा सकता है। ये 5 क्वेश्चन आपका होगा। 5 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन होगा। हर एक दिन कल सवेरे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपको शाम तक सेंड करना है, और शाम के 7 बजे हर एक दिन होमवर्क का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, अधिक देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।